उसकी बात पर आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, एग्री, लेकिन मुझे पता है तुम न्यू ईयर के बाद बहुत ज्यादा बिजी हो। वाइस प्रेसिडेंट कपूर कह रही थी वो चाहती है तुम उस दिन का पूरा इवेंट खुद से मॉनिटर करो, एक एक चीज कैसे हो रही कहाँ हो रही है वो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या इतना सारा काम तुमसे हैंडल हो पाएगा? इस पे जानवी थोड़ा सा सोच में पड़ गई क्योंकि काम तो ज्यादा था बिकॉज वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा बिजी थी। अपने लंबे से हाथों से वो अपने आईब्रोज के बीच के स्पेस को मसाज करते करते सिर्फ आरव को देख रही थी और थोड़ी देर बाद बोली, ये मेरा ओवर टाइम में काउंट होगा या नहीं? आरव हंसा और उसके कंधे पर अपना हाथ रख के उसके साथ आगे जाने लगा। उन्हें तो टेंशन है कि तुम डिससेटिस्फाइड होगी क्योंकि ये सारी अरेंजमेंट तुम्हें करनी है। वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर और बाकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर तुम्हें रिबन कटिंग सेरेमनी भी करनी है। बहुत लोग होंगे देखने वाले, सो ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ को ओवर टाइम का पैसा दूंगा। अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो एक बैंक्वेट भी कर ही लेते हैं। साथ साथ हम अपने साउथ रिवर प्रोजेक्ट को भी प्रमोट कर लेंगे और जब लोग आ ही रहे हैं तो क्या पता ग्लोरी वर्ल्ड के पास कोई अच्छा सा इन्वेस्टर भी आ जाए इसी बहाने। वैसे आई नो इन्वेस्ट करने का काम ज्यादा हमारा है बट स्टिल अगर इन्वेस्टर मिलता है तो प्रोजेक्ट में हमें हेल्प हो जाएगी। और आई थिंक अगर आप पर्सनली सेरेमनी अटेंड करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वैसे भी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से ओपनिंग सेरेमनी पार्टी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, तो पहले जैसे आप लेट आ रहे थे, बीच में उठकर चले गए थे, वैसे नहीं चलेगा। यू हैव टू नो इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, तो आप क्या चाहती हैं ये बताइए। मैं अगर सिर्फ आपको टेंशन है इसलिए अगर आप चाहते हो तो मैं ओपनिंग सेरेमनी की मेन इंचार्ज बनने के लिए रेडी हूँ। सारा काम मेरे अंडर होगा लेकिन आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। आपको साउथ रिवर प्रोजेक्ट के सारे डाटा एनालिसिस को कंप्लीट करने में भी हेल्प करनी होगी। और तो और जो डिजाइन्स आपने मुझे पहले दिखाए थे वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा और जितनी बार बोलूंगी उतनी बार दिखाना पड़ेगा। जानवी देखा जाए तो रिक्वेस्ट कर रही थी बट उसकी टोन थोड़ी डिमांडिंग थी। वो उससे अब डिमांड करने लगी थी। ठीक है, जो मेरी बीवी बोलेगी वो मैं करूंगा। बात रही तुम्हें जो चाहिए वो मेरे कंप्यूटर में है। एक काम करो, तुम लैपटॉप ले लो। मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर रहा था लेकिन डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा टाइम लगेगा। 2-3 दिन मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें करके दे दूंगा। ये हुई ना बात। अरे मिस्टर ओबरॉय, क्या आज आप इतनी जल्दी मेरी हेल्प करने के लिए उठे थे? ये डाटा एनालिसिस वाला काम आप सुबह सुबह करने लगे। जानवी चलते चलते रुक गई और एक डीप थॉट में चली गई। वो मुड़ के आरव की तरफ देखने लगी। उसकी नजरों में एक सरप्राइजिंग रिएक्शन था लेकिन चमकती हुई आंखें उसकी बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो तुम्हें क्या लगा मैं कोई राजा हूं जो अपनी सैनिकों से सारा काम करवाता रहूंगा और खुद बैठकर मूंगफली खाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं चेयरमैन ओबरॉय, आप तो कितने सुपीरियर हैं हमसे, लेकिन आपने ऐसा कभी एहसास होने नहीं दिया। आपके साथ काम करने वाले आपके सबॉर्डिनेट्स बिल्कुल अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप उन्हें रुक रुक के फाइनेंशियल मोटिवेशन जो देते रहते हैं। बस जाओ तुम कुछ खा लो। रजत आया था, कुछ सामान उसने प्रिपेयर करा है। लंच करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और मैंने नानू को बता दिया है। तो मुझे लगता है अगर ज्यादा जल्दी नहीं होगी तो तुम माँ के साथ या फिर मैं माँ के साथ मिलकर डिनर तैयार करवा सकता है। तुम भी खा लेना। जब तक वो अपना लंच करके थोड़ा रेस्ट करके राठौर विला के लिए निकले तब तक दिन के 4 बज चुके थे। ठंड थी तो ठंड में दिन जल्दी ढल जाता था, इसीलिए लग रहा था थोड़ी देर में ही सूर्यास्त हो जाएगा। दोनों ने एक शॉर्टकट रास्ता चुना। ऑफ कोर्स घर थोड़ा दूरी पर था और दिल्ली का ट्रैफिक तो अपनी सीमा पर ही रहता था, इसीलिए रास्तों पर ट्रैफिक जाम मिलना ही था। आते आते शॉर्टकट लेने के बावजूद भी उन्हें 1 घंटे से ऊपर का समय लग गया। 1-1.25 घंटे के बाद उनकी गाड़ी राठौर विला के अंदर घुसी। घर के जो बटलर थे सुरेश अंकल वो बाहर आए और उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। आरव अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करने लगा और सुरेश अंकल ने आकर उन्हें ग्रीट किया। मिस्टर ओबरॉय, आप लोग आ गए। पहले गाड़ी से जानवी उतरी और फिर बैक सीट पर रखे कुछ गिफ्ट्स निकाल के उसने सुरेश अंकल से पूछा, अंकल आप तो छुट्टियों में घर जाने वाले थे ना, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं मिस, मैं इस बार नहीं जा रहा हूँ, ना ही सविता जा रही है। हम अभी थोड़े दिन पहले घर गए थे। ऊपर से इस बार सारे बच्चे अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं। कोई भी हमसे मिलने नहीं आने वाला है तो हम उस खाली घर में जाकर क्या ही करेंगे? सुरेश अंकल ने एक स्माइली फेस के साथ जानवी को रिप्लाई दिया। जानवी थोड़ा सा सरप्राइज थी और फिर वो समझ गई कि उनके कहने का मतलब क्या है। वो बहुत ग्रेटफुल थी कि उन दोनों ने वहां पर रुकने का फैसला किया। थैंक यू सो मच, ये गिफ्ट खरीदा है मैंने आपके और आंटी के लिए। इतना बोलकर जानवी ने उन्हें 2 गिफ्ट बॉक्स दे दिए।
मिस, अरे अंकल, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप मुझे ना मेरे नाम से बुलाइए और मैं यही बोलूंगी कि इन्हें भी इनके नाम से बुलाओ। ये होंगे बाहर किसी बड़े कंपनी के चेयरमैन, पर इस घर में तो आपसे छोटे ही है ना, बहुत ओहदे और उम्र दोनों में। इतना बोलकर जानवी ने उन्हें सुरेश अंकल को दे दिया और अपना गाड़ी से और सामान निकालने लगी। गाड़ी पार्क करने के बाद आरव भी जाकर उसकी हेल्प करने लगा। सुरेश अंकल उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और हेल्पलेस थे, इसलिए अपना सर हिला रहे थे। अपने सामने खड़े उस नए जोड़े को देख के उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। इतने सालों में कभी भी छुट्टियां पड़ती, कभी भी कोई त्योहार होता तो जानवी कभी उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए गिफ्ट लाना नहीं भूलती थी। वो दोनों शायद एक दूसरे के लिए बेस्ट है। बस ऐसे ही अपने पुरानी यादों में खोए खोए सुरेश अंकल जब वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आए तब उन्होंने भी उन दोनों की हेल्प करी और सामान घर में ले जाने लगे। जानवी ने अंदर जाते ही 2 ग्लासेस में पानी डाला और एक आरव को दे दिया। पानी पीते पीते उसने सुरेश अंकल से पूछा, अंकल, नानू और माँ कहाँ है? मिस, मैडम तो आपकी सविता आंटी के साथ बाहर सामान खरीदने गई है, थोड़े राशन का, और बड़े सर अपने स्टडी रूम में बैठकर कैलीग्राफी कर रहे हैं। आपको तो पता है ना उन्हें कैलीग्राफी करने का कितना शौक है। फ्री टाइम में बस कर लेते हैं कैलीग्राफी। ये सुनते ही जानवी की आंखें ऐसी चमकी कि उसने आरव का हाथ पकड़ा और भागते हुए स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। चलिए चलिए जल्दी से जाकर देखते हैं। मेरे नानू की कैलीग्राफी ना बहुत अमेजिंग है। आई बेट आप इतनी अच्छी नहीं कर सकते, अगर आपको आती भी है तो भी। जैसे जैसे वो महेंद्र जी के स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके कानों में पुराने गानों की धुन पड़ रही थी। ये सब सुनकर, आसपास का इतना हैप्पी एनवायरनमेंट देखकर आरव से खुद को मुस्कुराने से रोका नहीं गया। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। आप हंस क्यों रहे हैं इतना? ये मेरी नानी का फेवरेट सॉन्ग था। उनके टाइम पर यह गाना बहुत ट्रेंडी होता था। आज के गानों में वो बात नहीं जो पुराने गानों में होती थी। उनकी मासूमियत, उनकी लाइंस, उनकी फीलिंग्स बहुत अलग थी। जानवी अभी इसलिए इतना कुछ बोल रही थी क्योंकि उसने आरव को हंसते हुए देख लिया था, तो आरव ने अपने हाथों को जानवी के कंधों पर रखा और हंसते हुए बोला, मैं इसकी वजह से नहीं हंस रहा हूँ, बस ये सोचकर स्माइल कर रहा हूँ कि नानू और नानी का बहुत अनफॉरगेटेबल पास्ट रहा होगा ना, और जब भी वो गाना ऐसे बार बार सुनते होंगे तो उनकी सारी पुरानी यादें, सारे बीते मोमेंट याद करके कितने इमोशनल हो जाते होंगे। हाँ, जानवी ने भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा। नानू और नानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों का रिलेशन देखकर मुझे पता चला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं, डिपेंडेंट ना हो के भी होना किसे कहते हैं। माँ बताती थी कि नानी ने नानू से शादी तब करी जब उनके पास कुछ भी नहीं था, शायद 2 वक्त की रोटी मिलेगी कि नहीं उसका भी उन्हें ठिकाना नहीं था। आर्मी से निकलने के बाद क्योंकि उनके बहुत सारे बिजनेस फेल हुए तो वो अपने स्ट्रगलिंग टाइम में थे, लेकिन फाइनली उन्होंने राठौर कॉरपोरेशन को खड़ा किया। वैसे तो बहुत बार ऐसा टाइम आया जब उन्होंने हार मान ली थी, सब चीज बीच में छोड़कर वो किसी और जगह घुसना चाहते थे, लेकिन नानी ने उन्हें हमेशा एंड मोमेंट पर हारने से रोका, हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। कभी कभी हमारे पास ना कोई चॉइस नहीं होती और एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं है। प्यार आपको बहुत ऊपर पहुंचा भी सकता है और बहुत नीचे गिरा भी सकता है। नानी के कांस्टेंट सपोर्ट और अपने हालातों से न हारने का जो बिहेवियर था, उसी की वजह से हमारा राठौर कॉरपोरेशन धीरे धीरे और अच्छा होता गया। आपको पता है राठौर कॉरपोरेशन का पूरा नाम क्या था? पहले तो सिर्फ राठौर कॉरपोरेशन होता था। अभी भी बहुत सारे पुराने एम्प्लॉइज हैं जो इसे राठौर कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरे नानू ने इसका नाम चेंज करके तारा राठौर कॉरपोरेशन कर दिया था। तारा मेरी नानी का नाम था, इसीलिए उन्होंने कंपनी का नाम चेंज कर दिया, लेकिन मेरी नानी के रिस्पेक्ट में अभी भी कोई उनका नाम नहीं लेता, सिर्फ राठौर कॉरपोरेशन बोल देते हैं। मैंने देखा है सब जगह जब कभी भी कोई पार्टी होती है, उनके बोर्ड लगते हैं तो नानी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। मेरे ख्याल से शायद लाइफ में सबसे ज्यादा कीमती ना उन्होंने यही कमाया है कि आज नानी यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। चलते चलते ये बातें करते करते जानवी एक पल को रुकी और फिर बोली, आपको पता है, कभी कभी मैं उनके जैसा प्यार पाने के लिए बहुत तरस जाती हूँ। इन दोनों के प्यार में कभी भी मैटीरियलिस्टिक डिजायर्स नहीं थे। एक बार जब इन दोनों ने शादी कर ली तो उसके बाद एक दूसरे को ही अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। नानू की पर्सनल नेटवर्थ डे बाय डे बढ़ती गई। बेशक नानी बूढ़ी हो रही थी, समय के साथ उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन नानू का प्यार तब भी वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले दिन किया था जब उन्होंने पहली दफा नानी को देखा था। उन्होंने लाइफ में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नानी को दुख पहुंचे या उन्हें चीटेड फील हो।
वो मुझे अभी भी कहते हैं नानी उनकी नज़रों में हमेशा वही 18 साल की चुलबुली लड़की रहेगी। प्यार पहले कितना सिंपल और प्योर होता था ना। एक बार जब आपकी नज़रें किसी पर पड़ गई तो वो नज़रें सिर्फ उन्हीं के आगे पीछे लाइफ टाइम रहती है। उनसे दूर जाने का डर आपको हमेशा सताता रहता है। किसी और की तरफ आपको देखना भी गवारा नहीं होता। लेकिन अब आज के टाइम में डाइवोर्स रेट्स देखने लायक है। इतने हैं कि पूछिए मत। शायद इसीलिए क्योंकि अब लोग एक दूसरे के साथ फीलिंग्स या इमोशंस के साथ नहीं जुड़ते। शायद जब वो एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम साथ निभाने का प्रॉमिस नहीं करते। अब के टाइम में कपल्स के बीच में सिर्फ पैसा और फायदा रह गया है। आरव उसकी बातें एकदम शांत होकर सुन रहा था। ही वॉज ए गुड लिसनर। उसने अपनी पकड़ जानवी के कंधों पर मजबूत करी और जब उसने अपनी बात खत्म कर दी तो जानवी को अपने करीब करते हुए धीमी आवाज में कहा, हम भी उन्हीं की तरह होंगे, बिल्कुल तुम्हारे नानू नानी की तरह। जानवी अपने मन में ये बात अभी भी भरोसे से नहीं कह सकती थी कि वो प्यार डिजर्व करती है, उसे सच में प्यार मिल सकता है और उसकी लाइफ भी उसके नानू नानी जैसी बीतेगी। उसने आरव की आंखों में कुछ देर देखा और पूछा, क्या सच में? और आरव ने भी उसे हाँ में जवाब दे दिया। हाँ मैडम, वी विल रियली बी हैप्पी। बहुत सिंपल लेकिन कॉन्फिडेंट रिप्लाई जिससे ऑफकोर्स वो खुश थी।